एंजियोप्लास्टी के दौरान डाले हुए स्टेंट में क्या री ब्लॉकेज हो सकता है? स्टेंट री ब्लॉकेज के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो मैं अपने पेशेंट से स्टेंट के बारे में सुनता हूँ वो ये है कि क्या मेरा स्टेंट फिर से ब्लॉक हो जाएगा। कई बार पेशेंट्स आते ही मेरे पास इसलिए है क्योंकि कुछ सालों पहले उन्होंने स्टेंट लगाया था कहीं से और अब वो री ब्लॉक हो गया है, तो उसके इलाज के लिए आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मैं किसी की एंजियोप्लास्टी करने के लिए जा रहा हूँ, स्टेंट डालने जा रहा हूँ, तो उसके पहले भी पेशेंट और रिलेटिव का यही सवाल होता है कि ये जो हमें स्टेंट डलने वाला है क्या ये भविष्य में फिर से री ब्लॉक हो सकता है, फिर से इसमें क्या ब्लॉकेज आ सकता है। इसी कॉमन सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि क्या स्टेंट में री ब्लॉकेज हो सकता है। इसका सिंपल आंसर है हाँ, हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेंट में री ब्लॉकेज होने का जो चांस होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, काफ़ी कम है। देखिए, जब स्टेंट्स नए नए आए थे आज से कुछ दशकों पहले, तब बेयर मेटल स्टेंट होते थे, यानी कि ऐसे स्टेंट जिसमें सिर्फ मेटल है, कोई मेडिसिन का कोटिंग नहीं है। उन स्टेंट में ज़रा री ब्लॉकेज का चांस ज़रा ज़्यादा होता था, ऑलमोस्ट 25-30% के रेंज में। लेकिन जैसे जैसे स्टेंट्स का एडवांस होते गया, ड्रग कोटेड स्टेंट्स आने लगे और उसमें भी अभी जो लेटेस्ट जनरेशन स्टेंट्स आए हैं उसमें काफ़ी कम हो गया है री ब्लॉकेज का जो रेट होता है। देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाए तो कहते हैं कि अराउंड 10% स्टेंट्स में री ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्टडीज़ में दिखाई गई है। लेकिन ये जो डेटा होता है स्टडीज़ का, याद रखिए इसमें हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पुराने जनरेशन के स्टेंट्स डाले हुए हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो दवाइयाँ बराबर नहीं खा रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो रेगुलरली अच्छा डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इन सब लोगों का भी डेटा इस कंप्लीट डेटा पूल में होता है और इसलिए वहाँ पर अराउंड 10% का रीस्टेनोसिस या री ब्लॉकेज का रेट बताया जाता है। लेकिन मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, अगर पेशेंट दवाई बराबर खा रहे हैं एंड अपने लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, अपने सारे रिस्क फैक्टर को बढ़िया कंट्रोल में रखे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा लेटेस्ट जनरेशन स्टेंट्स ही यूज़ करता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में मेरी प्रैक्टिस में री ब्लॉकेज का जो चांस है, जो रेट है, 1% भी नहीं है। मोर देन 99% स्टेंट सालों साल काफ़ी अच्छे चलते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेंट में जो री ब्लॉकेज होता है उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो जो सबसे कॉमन, सबसे पहले नंबर का कारण है वो है पुअर कंप्लायंस विद द मेडिसिन्स, यानी कि पेशेंट्स को जो हम एडवाइस करते हैं कि ये दवाइयाँ लेनी है, अगर उन दवाइयों को बराबर ना ले या दवाइयाँ लेना टोटली बंद कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेंट में री ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा होता है पुअर कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी कि अगर उस व्यक्ति की ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं ना हार्ट में ब्लॉकेजेस के, अगर उन पे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, वो उनके एकदम बिगड़े हुए हैं, आउट ऑफ रेंज चले गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी स्टेंट में री ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, पुअर लाइफस्टाइल, अगर उनको जो भी डाइट से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर उसे वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो गए हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि अगेन वही उनकी ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब बिल्कुल डीरेंज हो जाता है और इसलिए स्टेंट में री ब्लॉकेज का जो चांस है वो बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है यूज़ ऑफ टोबैको। टोबैको खाने में, टोबैको या स्मोकिंग करने में, कैसे भी अगर इस्तेमाल हो रहा है स्टेंट डालने के बाद, तो स्टेंट में री ब्लॉकेज का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइनली किसी किसी में एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है किसी व्यक्ति की कि उनमें जो ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है वो थोड़ा बाकी लोगों की कंपैरिजन में ज़रा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई ऐसे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोग हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी स्टेंट में री ब्लॉकेज हो सकता है। और लास्ट में बताऊंगा कि जो ओल्ड जनरेशन के स्टेंट होते थे ना, जो पहले आए थे, बेयर मेटल स्टेंट बोलो या इनिशियल जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स आए थे, उनमें भी ज़रा स्टेंट में री ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी ज़रा ज़्यादा रहती थी। अगर किसी को उस जनरेशन के स्टेंट डले हुए हैं पास्ट में, तो उनमें री ब्लॉकेज ज़रा ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आजकल के लेटेस्ट जनरेशन के साथ री ब्लॉकेज होना बहुत ही अनकॉमन बात है। तो हम इस री ब्लॉकेज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स जो भी मैंने बातें अभी डिस्कस की है उसका ठीक उल्टा करके, यानी कि दवाइयाँ बराबर खाइए,
जो आपके बाकी के रिस्क फैक्टर्स है उसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखिए। अगर उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जैसे शुगर कंट्रोल के लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर स्पेशली दवाइयाँ लेनी पड़ती है तो लीजिए, लेकिन वो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में रखिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करिए। जो भी खाने के मामले में डॉक्टर ने कहा है कि आपने खाना चाहिए वो खाइए, जो कहा है कि नहीं खाना चाहिए उन चीज़ों से दूर रहिए। एक्टिव रहिए, दिन भर बैठे नहीं रहना है। टोबैको का किसी भी रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी बातें अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपके स्टेंट में रीब्लॉकेज होगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपके स्टेंट में रीब्लॉकेज हो रहा है? तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसके कंप्लेंट्स या सिम्टम्स। अगर आपको स्टेंट डला है पास में और अब आपको चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, खासकर कुछ एक्सर्शन करने पर, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करने पर अगर इस तरह के हार्ट रिलेटेड आपको कंप्लेंट्स आ रही है तो आपने इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, उनसे प्रॉपरली इवैल्यूएशन कर लीजिए और वो जो कुछ भी आपको टेस्ट करने के लिए कहते हैं वो वाले टेस्ट करिए, ताकि अगर ब्लॉकेज है या नहीं इसका कंफर्मेशन किया जा सके। दूसरी बात, रेगुलरली अगर आपको तकलीफ हो या ना हो, रेगुलरली अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहिए। बहुत बार कार्डियोलॉजिस्ट हर 3 महीना या 6 महीना में आपको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। ये बेसिकली इसी लिए रहता है, ये देखने के लिए कि क्या आपको रीब्लॉकेज का कोई हिडन सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहा है, क्या जो अदर पैरामीटर्स है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या वो प्रॉपरली अंडर कंट्रोल है, जिस वजह से आपको रीब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी जो रिस्क फैक्टर से बढ़ सकती है, क्या उन चीज़ों को बराबर कंट्रोल में रखा गया है। और बाकी की बहुत सारी बातें कि आप दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को डॉक्टर उनके रूटीन एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो पहली बात, तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी बात, रूटीनली जब वो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तब भी उनको दिखाते रहिए। फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि चलो अभी रीब्लॉकेज अगर हो ही गया है तो फिर करना क्या है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आपके कार्डियोलॉजिस्ट को डाउट होता है कि हाँ आपको रीब्लॉकेज है, तो अगर वो आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट जैसे एंजियोग्राफी करने के लिए कहे तो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि वही एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिससे ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सच में ब्लॉकेज है भी या नहीं। दूसरा, अगर ब्लॉकेज निकलता है तो उसके लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सीवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज क्या है। वो सिर्फ दवाइयाँ कंटिन्यू करने के लिए कहा जा सकता है आपको, हो सकता है आपको वापस एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा जाए। अब एंजियोप्लास्टी में फिर से दूसरा ही स्टेंट डालना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम कहते हैं ड्रग एल्यूटिंग बलून। इसमें क्या होता है ना, फिर से स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टेंट में जो मेडिसिन होती है, ड्रग कोटेड स्टेंट की जो दवा होती है, बलून के ज़रिए उस एरिया को, वो ब्लॉक्ड वाले एरिया को खोल के वहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाती है उस दवाई को। उससे भी जो खुली हुई नस है वो काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक खुले रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर ब्लॉकेज निकलता है तो आपके डॉक्टर जो कुछ भी आपको एडवाइस करते हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन, या शायद अगर आपको और भी मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो शायद वो बाईपास भी एडवाइस कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना, उसे करिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रेजेंट कार्डियोलॉजिस्ट के ओपिनियन से, तो और 2-4 कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लीजिए। और फाइनली मेजॉरिटी कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको एडवाइस कर रहे हैं उसको करिए। सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है कुछ करने की, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा मत करिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि स्टेंट में रीब्लॉकेज डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन वो होना बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है आज के तारीख में। और अगर वो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो कारण है वो ह्यूमन एरर ही होता है मेजॉरिटी लोगों में। और अगर आपको रीब्लॉकेज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट या सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, तुरंत जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आपको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है लेकिन आप एक सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करके या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर डायल करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिजिकल या वीडियो कंसल्टेशन के लिए। मैं डिटेल में आपके सारे रिपोर्ट्स देखूंगा और फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मेरी राय में आपके लिए अगला सही कदम क्या रहेगा।